टाइम मैनेजमेंट समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। इस बुक में 30 सिद्धांत हैं जिसकी सहायता से आप अपने समय को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकते हैं, पूरी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 खंड हैं, 3 बुनियादी सवाल हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद में 30 सिद्धांत हैं जिनको पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक रीडर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बुक रिलेटेड समरीज लाता रहता हूँ। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह स्वयं आप हैं। यह कहावत है आल्डस हक्सले की। अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। खंड 1। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? 24 घंटों की अवधि जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। एम्ब्रोस बियर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन के 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिलते हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल व स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हा पर खाना पकाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसमें मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3GB मोबाइल्स हैं, 4GB मोबाइल हैं, 5GB मोबाइल्स हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहावत नैन्सी विलार्ड की है। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने
या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब 8-18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। रूपर्ट मर्डॉक। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें, डायबिटीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। लुइस ममफोर्ड। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। एच जैक्सन ब्राउन। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं
तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सैमुअल स्माइल्स। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु से 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिसमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका अगर आप जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हो तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जितना आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। चार्ल्स रिचर्ड्स। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है या आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है, और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कार्ल सैंडबर्ग। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फार्मूले से प्रयोग करके यह जान सकते हैं। समय का मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला, आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी बटे काम के घंटे। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कि आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य क्या होगा? 20,000 आमदनी 200 घंटे काम के बराबर 100 रुपये। इस उदाहरण से यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी एक साल में 36,000 रुपये। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसीलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के बजाय खोजने लगेंगे। इस फार्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आधुनिक मनुष्य उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। फ्रैंक ए क्लार्क। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे, आप अपने समय से बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे, और यह केवल इसीलिए होगा क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप कितना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हो। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। थियोफ्रेटस। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत,
समय की लॉग बुक रखें, घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। सैमुअल लीविंसन। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूटे। सुबह 6 से 6:30 उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म। सुबह 6:30 से 7 पड़ोसी से बातचीत, अखबार पढ़ना। सुबह 7 से 7:30 टीवी न्यूज़ देखना। सुबह 7 से 8 नहाना, पूजा पाठ करना। सुबह 8 से 9 नाश्ता तैयार होना। सुबह 9 से शाम 6 ऑफिस जाना। शाम 6 से 7 आराम करना, टीवी देखना। शाम 7 से 9 दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या समारोह में जाना। रात 9 से 10 टीवी देखना। रात 10 से 6 सोना। दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत 45 मिनट। आप चाहें तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल सीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगे। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है। सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। हेनरी फोर्ड। इसीलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो जा सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज ना करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसीलिए समय को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉग बुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता के से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी न भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन। कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जिसे करना हमारी शक्ति में है, उसे न करना भी हमारी शक्ति में है। अरस्तु। जीवन का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए आपका दिल पत्थर कर लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सज्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें।
उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉगबुक हो। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं या किन गतिविधियों से आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिसमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अपने सिद्धांत से आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा लें जो आपको अपनी गतिविधि के लिए महत्वहीन लगते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। जी.डी. ला ब्रूअर। जैसे टीवी देखना या मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे जिन्हें आप अनुत्पादन कामों में निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर लॉगबुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तैस में आकर जवाब देते हैं, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉगबुक रखने के बाद ही होता है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉगबुक रखें। गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। डग लार्सन। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है। योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। सैड हेम्स्टेटर। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा।
इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। मार्गरेट बोनानो। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है तो उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होता है। तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने हैं। 10,000 बाई 50, यदि महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता। इसीलिए, क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपको कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया। परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मानसिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। डेविड जॉर्डन। आर्थिक लक्ष्य 20-20, 20-20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में कितने औसत रन से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है, और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्य के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत परेशान कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है तो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। दोस्तों, यह बुक समरी यहीं तक रहेगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं आगे दूसरी बुक समरी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और उसका वेट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं दूसरा ऑडियो बुक अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दो। आप सभी अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।